आज की क्लास की शुरुआत की जाए। बीच में गैप हो गया था। कल हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें 68 सेक्शन खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन तो वहां नहीं होगी, मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा तो होगा नहीं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज हम देखते हैं 69, 70 और 71। अब जैसे समय अलाउ करेगा। तो 68 में हमने देखा था किसी के नीड में अगर उसको कोई जरूरत दी गई, जरूरत की चीजें या कुछ भुगतान किया गया है तो वो लिया जा सकता है ऐसे व्यक्ति की नीड जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकैपेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। ठीक है, अवयस्क और अनसाउंड माइंड और जो प्रोहिबिटेड। तो वहां पे बेसिकली अवयस्क और अनसाउंड माइंड की बात की गई है। देखते हैं आज 69 पढ़िएगा जरा सा, क्या कहा गया है। 69 में है reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। देखिए, ये एक व्यक्ति है ए, ये एक प्रॉपर्टी है कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है और ये बी है, बी इसका ओनर है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है, इनका क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट माने हित, इनका कोई हित है। हित कैसा हो सकता है, अभी उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे हित किस तरह का हो सकता है। और अब यहां पे बात क्या कही गई है वो समझ लीजिए तो इसका समझ में आ जाएगा इस धारा का आशय क्या है। इस हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिसका इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, बचा क्यों रहा है, क्योंकि इसका हित है और कोई इसके ऊपर नो लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, कोई विधिक बाध्यता नहीं है, लेकिन इसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है इसलिए कहता है ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा संकट आ जाए कि इसको बचाया जाना जरूरी हो, अगर हम नहीं बचाएंगे तो ये मेरे हाथ से तो जाएगी ही, मेरा जो हित है वो तो खत्म ही हो जाएगा, ओनर के हाथ से भी मतलब निकलने का डर है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं, एक किराए के कमरे पे रह रहे हैं। बहुत आसान सा उदाहरण बताऊंगा, बहुत आसान सा। आप स्टूडेंट हैं, एक आप अपने रूम को किराए पे लेके रह रहे हैं, ठीक है, तय हो गया है, बिजली का बिल देना है और जो किराया देना है। एक दिन होता क्या है, आपको 10 दिन अपने रूम में शिफ्ट हुए हैं या 1 महीना हुआ है, अगले महीने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आके आपके यहाँ का केबल काटना चाह रहे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए यहां पे उस रूम का ओनर कौन है, एक कोई और है। आप कौन है, आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है, उस रूम में आप रह रहे हैं, बिजली कट गई, क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, इस उमस भरी गर्मी में आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको क्या, अब यहां पे समझ में आ रहा, ओनर कोई और है, इंटरेस्ट आपका है। अब आप बात करेंगे भैया मत काटो यार, मैं बाद मकान मालिक से बात कर लूंगा। वो बिजली वाला कहेगा कि मकान मालिक तुम्हारा बहुत बड़ा चिरकुट है, उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया, अब क्या करेगा। तो भैया कितना हुआ, कितना बिल बकाया है, तो कहेगा लगभग 2000 रुपए बकाया है। तो आप सोचोगे चलो 1500 तो हम देते हैं, 500-500 करके उसके में काट लेंगे किराए में, तो भी हमारा काम हो जाएगा। आप कहते हैं तुम मत काटो, ये 2000 रुपए मुझसे ले लो। आपने क्या किया, आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन था, नहीं था। आपके ऊपर उस पेमेंट के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन था, नहीं था। इंटरेस्टेड केवल आप थे अपने हित को सुरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, यू पेड दैट मनी। इनका क्या था, ओनर थे, लापरवाह हैं, इन्होंने पेमेंट नहीं किया। अगर न करते तो इनका बिजली का बिल भी कट, बिजली का वो कनेक्शन भी कट जाता, प्लस अलग से कुर्की का एक अलग नोटिस भी कुछ दिनों बाद जारी होता, जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते। अब इन सब से बचने के लिए आपने पे कर दिया।
आप स्टूडेंट हैं, आपने पे कर दिया। अब ये धारा आपको यह अधिकार देती है कि आप उस जो अमाउंट पे की गई है उसको इससे रीइंबर्स करा सकेंगे। ठीक है, तो इतनी हमको लगता है कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अब धारा पढ़ लीजिए। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण में ये जो अमाउंट है यहां पे 2000 की, ऐसा थोड़ी कि ये खा जाएंगे। He is legally bound to pay but your interest is here। तो ये लीगली बाउंड है, ध्यान दीजिएगा, ओनर इज लीगली बाउंड। एक बात, ये लीगली बाउंड है इसको पे करने के लिए, क्योंकि भाई आपने सरकारी चीज का उपयोग किया है, सरकारी चीज का नहीं भी उपयोग किया है। प्राइवेट अगर वो सर्विस प्रोवाइडर होता तो वो भी इनके खिलाफ मुकदमा लगा के पैसे वापस ले लेता। वापस लेता कि नहीं लेता? मान लीजिए अडानी और अभी गैस में सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाए, वो है कहीं पे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, आप पैसा नहीं दोगे तो वो मुकदमा लगाएगा आपके खिलाफ। आपसे टर्म्स कंडीशन साइन हुई है, मुकदमा लगाएगा, आपसे वसूल लेगा। तो दैट इज द सेंस हियर, लीगली बाउंड टू पे। ठीक है, एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड बाय द अदर। अब भुगतान कोई और कर रहा है, भुगतान आप स्टूडेंट हो, आप कर रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू गेट इट रिइंबर्स्ड। गेट इट रिइंबर्स्ड, आप इसको 2000 रुपए को इनसे वापस पा सकते हो। बात समझ में आ गई? 70 समझ में आ गया? 69 समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन आप देख लो, वह बहुत आसान सा वैसे ही है। एक कोई किराएदार होता है, किराएदार नहीं कहेंगे, पट्टेदार कहेंगे, लेसी है, वो पट्टा यानी लीज ऑफ दैट प्रॉपर्टी ही होल्ड्स। क्या लिखा है? बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। ए है, ये जमींदार हैं और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज की हुई है। लीज्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब क्या है? द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड बाय सेल फॉर बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जब आप घर, आप लोगों का जिसका भी शहर में होगा, नहीं होगा खेतों से समझिए, जिनके गांव में खेत हैं, हर साल कुछ लगान दिया जाता है, वो बहुत नॉमिनल होता है। उस लगान से समझिए कि इनकी कोई जो लीज थी प्रॉपर्टी, इस पे कुछ एरियर बकाया थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो लगान के रूप में आप समझ लो, टैक्सेस या किसी रूप में समझ लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कुछ बकाया था। अब क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि अपना वसूलने के लिए वो निकाल देगा इनके प्रॉपर्टी के खिलाफ कुर्की का आदेश। ठीक है, चलो हम बेच देंगे। अब क्या हुआ? अब जब बेचने का उसका एक एडवर्टीजमेंट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या होता है? अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बीज लीज। बी का इंटरेस्ट यहां क्या आ रहा है? अगर ये कुछ सेल हो जाता है, सेल हो गया, तो इनकी लीज क्या होगी? लीज खत्म हो जाएगी ना। इनका इंटरेस्ट इनका है लीज, टू प्रोटेक्ट, इंटरेस्ट क्या है? लीज। अगर ये सेल हो जाएगा दूसरे को, गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, तो इनकी लीज तो गई, क्योंकि ओनर कोई और था, अब कोई ओनर और हो जाएगा। तो क्या हुआ? B to prevent the sale of the consequent annulment of his own lease pays to the government the sum due from A. A is bound to make good to B the amount so pay. आसान सा,
कि अब जो इन्होंने अपने लीज को बचाने के लिए भुगतान किया है, ए उसको रीइंबर्स करेंगे, ए इज लीगली बाउंड टू रीइंबर्स दैट। क्लियर? अब इसमें 3-4 पॉइंट्स में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको जो लिखना होगा, तो इन्हीं जो अभी हमने चर्चा की, इन्हीं बिंदुओं को आप हेडिंग डाल के उसको लिख पाएंगे। ठीक है? जैसे पहली हेडिंग क्या होगी? पेमेंट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन पेयर मस्ट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग पेमेंट्स। पेयर मस्ट बी interested in making payments। जो पेमेंट किया गया है, हिंदी में होगा, पेमेंट का क्या यहां पे यूज होता है? संदाय। संदाय में हितबद्ध हो, इंटरेस्टेड हो, हितबद्धता, हितबद्ध हो, पहला बिंदु। ठीक है? संदाय में हितबद्ध हो मतलब जो मैंने आपको अभी उदाहरण के माध्यम से बताया, वो लीज में, इलस्ट्रेशन में, लीज में जो लेसी है उसका इंटरेस्ट है ना उस लीज को प्रोटेक्ट करने का, अपना हित है उसका। अगर वो बिक जाएगी प्रॉपर्टी तो क्या होगा? वो लीज से डिप्राइव हो जाएगा। दूसरी बात, जो वो इंटरेस्ट है उसका, द इंटरेस्ट विच द प्लेंटिफ सीक्स टू प्रोटेक्ट, जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, यानी जिसने भुगतान किया है, अपना रीइंबर्स लेना चाह रहा है, उसको क्या होना चाहिए? दैट इंटरेस्ट मस्ट बी लीगली रिकॉग्नाइजेबल, विधिक रूप से उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। आप अगर किराएदार हैं, आप बिजली का भुगतान कर रहे हैं जो कि एरिया का है, तो ये लीगली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ना कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है, आपने इसको किया है। दैट्स इट। तीसरा बिंदु क्या है? जरूरी नहीं है कि ये जो इंटरेस्ट है उसको या ये कहें कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ्स ऑनेस्ट बिलीव दैट he has an intent to protect what? Intent to protect his interest is enough। बस ये पर्याप्त है कि सद्भाव पूर्वक जिसको कहें कि जो प्लेंटिफ है उसको ये हो कि हाँ, उसको ये विश्वास हो कि ये जो इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है? ये मतलब उसका इंटरेस्ट है और वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, इतना उसका बिलीफ हो, वही पर्याप्त है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बस इतना लिखिएगा, इसको लाइन में आप लिखना चाहे तो लिख लें, प्लेंटिफ्स ऑनेस्ट बिलीव दैट ही हैज एन इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट इज एनफ। मतलब उसका एक इंटरेस्ट है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा प्लेंटिफ का, वादी का विश्वास है, यही पर्याप्त है उसको उस भुगतान को करने के लिए। इसमें आप लिखिएगा मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकनाथ, जो अभी मैंने बताया, मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकनाथ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था। इसी तरह से अब इसका उदाहरण एक आप देखें, एक व्यक्ति है, वो कुछ मिल्स खरीदना चाह रहा है, लेकिन उस पे कुछ पहले से म्युनिसिपल जो मतलब मैंने बताया टैक्सेस वगैरह बकाया रहे होंगे, उस पे बकाया थे। तो मिल खरीदने के पहले कह सकते हैं या बाद में कह सकते हैं, उसने क्या किया, उन मिल्स को
मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि आपकी मिल खरीदेंगे और उस पर कुछ रेवेन्यू, मतलब कह सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बकाया है, तो ठीक है, वो पहले अपने रजिस्ट्री करने के पहले या उस चीज को खरीदने के पहले क्या करेगा, उन एरियर्स को पे करेगा। तो एक केस आता है गोविंद राम गोवर्धन दास सेक्सारिया वर्सेस स्टेट ऑफ गोंदल। जब उस मिल को खरीदने के लिए उसने खरीदने के पहले जो एरियर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे, इस बंदे ने अगर पे कर दिया, हु इज गोइंग टू बाय दैट, उस पार्टी ने अगर उसको पे किया है तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इट रिएम्बर्स्ड फ्रॉम अनदर पार्टी। ठीक है, तो ये भी आपको एक उदाहरण यहां पे समझ लेना चाहिए। गोविंद राम गोवर्धन दास सेक्सारिया वर्सेस स्टेट ऑफ गोंदल का मामला होता है। अब एक बात और आती है कि दूसरी पार्टी तो लीगली बाउंड टू पे, बट द पार्टी हु इज मेकिंग पेमेंट, द पार्टी हु इज मेकिंग पेमेंट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू सो। ऐसा करने के लिए यानी भुगतान करने के लिए दूसरी पार्टी विधिक रूप से बाध्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, मान लीजिए ए बी सी तीन लोग हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है और उसमें से शेयर इन लोगों का कुछ मान लीजिए कि आपस में बांट लेंगे कि 3 पार्ट में 100 रुपए की चीज है तो 33 रुपए के हो जाएंगे। लेकिन अब यहां पे अगर इन लोगों को इस चीज को शेयर खरीदना है, ये 100 रुपए की है तो एक शेयरिंग होगी ना इनकी, ठीक है, इतना इतना होता है। अब ये क्या करता है, ये अपना पेमेंट कर रहा है और इनका भी पेमेंट कर दे रहा है। वहां पे इन लोगों का जॉइंट वेंचर है बट शेयर दूसरे का पेमेंट कर दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये नहीं वसूल कर पाएंगे, अपना वाला बस वसूल कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरे के शेयर को इन्होंने पे किया वो वसूला नहीं जा सकता। तो बट शुड नॉट बी बाउंड टू पे, दूसरा वाला आप हेडिंग डालिएगा, संदायों में हितबद्ध है बट शुड नॉट बी बाउंड टू पे, ये दूसरा बिंदु, नॉट बी बाउंड टू पे। तीसरा, यहां पे मतलब बाध्य नहीं है, डिफेंडेंट शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन टू पे। जो डिफेंडेंट है, जिसका हिस्सा है, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे हो, यानी विधिक बाध्यता भुगतान करने की हो, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे, भुगतान की विधिक बाध्यता हो। दूसरे वाले का हिस्सा पे कर रहा है ना, दूसरे की जिम्मेदारी है, भुगतान ये कर रहा है, लीगली इस पे बाउंड नहीं है फिर भी कर रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये जो भुगतान कर रहा है वो विधिक बाध्यता होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, किस पे, डिपेंडेंट पे। तो इसमें एक केस आप देखिएगा, एक चीज और है कि ये क्या कहेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन माने बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा बंधा हुआ हो, विधि द्वारा उस पर आरोपित किया गया हो। जरूरी नहीं है कि ये जो बाध्यता है, लीगल बाउंडेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ये स्टैट्यूटरी ही हो। स्टैट्यूटरी, ठीक है, सांविधिक यानी सांविधिक बाध्यता ही ना हो, केवल कोई आप ऐसा कानून है जिसके कारण आपको वो भुगतान करना ही करना है, ऐसा ही नहीं है। क्या हो सकता है, किसी पार्टी के द्वारा अगर कोई वाद ला दिया गया है और उसके तहत आपको भुगतान करना है तो वो भी लीगल ऑब्लिगेशन में आएगा। स्टैट्यूटरी केवल ऑब्लिगेशन ना हो,
ये क्या होगा, लीगल लाइबिलिटी भी कह सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लाइबिलिटी शुड बी ओनली स्टैट्यूटरी. इट इज एनफ दैट डिफेंडेंट एट द सूट ऑफ एनी पर्सन माइट बी कंपेल्ड टू पे. एट द सूट ऑफ एनी पर्सन मतलब डिफेंडेंट केवल स्टैट्यूटरी ना हो, ये क्या हो, by any other person. If any other person is suing against him to pay, he might be compelled to pay. Dependent को दबाव दिया जा सकता है, भाई आपका कोई अधिकार था बी के ऊपर, उसने भुगतान नहीं किया, आप कोर्ट जाएंगे, कहेंगे भुगतान करो, वो भुगतान करेगा. तो ये भी लीगल ऑब्लिगेशन में आएगा. केवल स्टैट्यूटरी जो होगा ऑब्लिगेशन वही बस इसमें नहीं आएगा, ये भी शामिल होगा. ये वाला जो अभी अंतिम बिंदु बताया कि अगर इट इज एनफ दैट द डिफेंडेंट एट द सूट ऑफ एनी पर्सन माइट बी कंपेल्ड टू पे, ये कहा गया रासप्पा पिल्लई. मैंने मिटा दिया है यहां पे रासप्पा पिल्लई वर्सेस डोराई सामी रेड्डियार. डोराई सामी रेड्डियार. ठीक है, रासप्पा पिल्लई वर्सेस डोराई सामी रेड्डियार. ये मामला था, उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई सूट फाइल करता है, उसके अगेंस्ट भी पेमेंट करने की बाध्यता है, तो वो भी यहां पे शामिल होगा. पेमेंट बाय वन टू अनदर, लास्ट पॉइंट. पेमेंट बाय वन टू अनदर, भुगतान एक के द्वारा बाय वन टू अनदर, दूसरे को हो. आप ही का बकाया है, आप ही ने भुगतान कर दिया, अपने को ही भुगतान कर दिया, यहां ये लागू नहीं होगा. एक केस है, केस एग्जैक्टली में आप ढूंढिएगा. उसमें क्या हुआ, जैसे देख रहे हैं कि सरकार के बहुत बकाये होते हैं. सरकार किसी प्रॉपर्टी को कह लीजिए कि लीज ले रही है, आप किराए पे ले रही है, उसका ही बकाया उस प्रॉपर्टी पे है, सरकार का ही बकाया है. तो क्या कहती है, ठीक है, मैं खुद ही इसका भुगतान करके अपने को पेमेंट कर लेती हूं और उसके किराए में से एडजस्ट हो जाएगा. ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. चलेगा क्या कि एक का भुगतान किसी और तीसरी पार्टी को किया गया हो. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको नोट करके रखने हैं और इसके तहत आप 69 को डिस्क्राइब करेंगे. देखिए सेक्शंस बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको डिफाइन करने में समय लगता है. और पता नहीं मैं गलत करता हूं या सही करता हूं कि जो इतना ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह देखा तो बहुत शॉर्ट में लोग बता के एक लाइन में खत्म, आपको समझ में आए ना आए. अब पता नहीं मैं गलत करता हूं या वो गलत करते हैं, एक तो गलत है कोई. इतना डिटेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ यार. इंटरेस्ट आपका है इसमें, आप अपना बताओ. इंटरेस्ट इतना मुझे डिटेल करना चाहिए, करना चाहिए. ठीक है, इसीलिए 3 महीने से आप लगातार पढ़ रहे हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा.